अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, हज करने के लिए गए, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में ईद की खुशियाँ मनाना बिल्कुल अलग तरह से होता है और पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल कुछ और होता है। यानी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में पहले कहता था कि वो अपनों से दूर हैं तो वो उनकी ईद का वो मज़ा नहीं है। वो बात सच है, वो मैंने महसूस किया और ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया कि वो क्या चीज़ है जो आप मिस करते हैं, जो अपने लोगों में आप नहीं होते। बहरहाल आप सबको ईद मुबारक। कौम का जो सबसे मकबूल लीडर है इमरान खान, उसकी छठी ईद आज जेल में हो रही है। ये कुर्बानी वाली ईद है और कुर्बानी तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दे रहे हैं। इमरान खान भी एक तरह की एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है। वो जेल के अंदर बंद है, उसकी एक आंख ज़ाया कर दी। और जब मैं ये कहता हूँ ना कि उसकी एक आंख ज़ाया कर दी, तो मैं कोई अपने ज़ाती सोर्सेज से नहीं कहता, ये हुक्मरान जमात के सोर्सेज हैं। हुकूमत ने खुद ये बताया कि इमरान खान साहब की आंख 85% तक ज़ाया कर दी गई है और इमरान खान इसके बावजूद कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे दीवार के साथ लगाया, उसके अखबार टीवी बंद कर दिए, ख़ानदान वालों से मुलाकातें बंद कर दी, ज़ाती मुआलिजीन से मुलाकातें बंद कर दी, पार्टी के लोगों से और वकला से मुलाकातें बंद कर दी। महीनों तक उनके बच्चों से उनकी बात भी नहीं करवाते, किताबें और अखबारात भी नहीं देते, टीवी भी बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है और सिर्फ अपनी कौम के लिए बर्दाश्त कर रहा है। यानी नवाज शरीफ की तरह नहीं कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल कुर्बानी दी। उन्हें मौका मिला था नवाज शरीफ को कुर्बानी देने का और उन्हें कुर्बानी नहीं दी। वो अपने साथियों को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील करके वापस आ गए। अब ईद की नमाज पढ़ने तक की इमरान खान को इजाज़त नहीं दी जाती। तो बड़ी ज़्यादती है। इससे पहले किसी भी लीडर के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं हुई। जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को लूटा, जिन सियासतदानों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उन्हें वीआईपी जेलें मिली हैं। और जो भी सियासतदान जर्नैलों के रस्ते में आए हैं, उन्हें निशान इबरत बनाया गया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदानों को वीआईपी तरीके से जेलों में रखा गया ताकि जर्नैलों को आइडिया था बाद में ये काम आ जाएंगे। लेकिन वो सियासतदान जो जर्नैलों के रस्ते में रुकावट बने और उनके मफादात के खिलाफ गए, उन्हें निशान इबरत बनाया गया और हर दौर में बनाया गया। हमने ये होता हुआ भी देखा, कई तो बेचारे कत्ल भी हो गए। आज इसी इमरान खान की एक वाहिद जमात है जिसने क्लियर स्टांस लिया है। इमरान खान तो जेल में है, तो उनकी जमात ने एक क्लियर स्टांस लिया है डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड वाले डिमांड के ऊपर। यानी यहां पे सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी आ गया और वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जनाब फ़लस्तीन के मामले में जब तक के फ़लस्तीनियों को उनका इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक के फ़लस्तीनी मुतमईन नहीं हो जाते और उनकी अपनी एक रियासत कायम नहीं हो जाती जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, तब तक तो हम किसी मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। यह बड़ी क्लियर पोजीशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की और इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो 1967 वाली है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से अगर आप मिलें तो वो आपको समझाते हैं बार बार। कई मरतबा ऐसा हुआ, बहुत सारे मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी बताते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं लोग वो भी बताते हैं, जिनका लोगों से हमारा रब्ता होता है वो भी बताते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, हमें नए फैसले करने पड़ेंगे, इसराइल से ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। यही बातें जो है वो कहा करते थे जनरल बाजवा, और यही सारा कुछ आसिम मुनीर साहब के दौर में हो रहा है। इसराइल तो बहुत खुश है, उसकी वजह यह है कि पहली मरतबा आप इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज नहीं कर सकते। हाँ, जमात इस्लामी को इजाज़त दी जाती है कि वो मम्मी डैडी किस्म का एहतजाज कर लें बंद जगह पे और उसके बाद आराम से चले जाएं जिससे कोई फ़र्क ना पड़े। बाकी किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में कि वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करे, उनके मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाए या फ़लस्तीनियों के हक में वो निकले या अलग फ़लस्तीनी रियासत के लिए आवाज़ उठाए। आप देखें, बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं तहरीक लब्बैक के लोगों से, लेकिन उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनका कत्लेआम हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकले हुए थे। मुरीदके में घेर कर उनको बहुत बड़े पैमाने पर खून बहा दिया गया, वहां पे लोगों को कत्ल कर दिया गया, लाशें वापस नहीं दी जा रही थी। वो रिजवी बरादरान दोनों से मेरे शदीद इख्तलाफात होने के बावजूद मैं उनके हक के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा कि वो जबरी तौर पे लापता है।
अच्छा, बहुत मुमकिन है वो कल को सामने आ जाएं और वो ये कहें जनाब हम तो कहीं छुपे हुए थे और मामला तय हो जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मुझे शर्मिंदा करने की भी कोशिश की जाए उन तमाम लोगों समेत जिन्होंने आवाज उठाई उनके हक में कि जनाब आप इनके लिए आवाजें उठा दिए तो खुद ही गायब हो गए थे। नहीं, खुद गायब नहीं हुए। मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी कि इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया है और अब इन्हें जब तक मामला ठीक नहीं हो जाएंगे नहीं छोड़ा जाएगा। तो रिजवी बरादरान को गायब कर दिया गया, तरीके लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया, हमने सारा कुछ होते हुए देखा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है और सबसे पहले लिया है। यानी फजलुर रहमान, जमात इस्लामी सारे पीछे रह गए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सबसे क्लियर स्टांस सबसे पहले आकर ले लिया। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान कौन सा बाहर आ रहा है? भाई अमेरिका को पता चले कि ये एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, भाई इनका एक मौकिफ है और इनकी कल को हुकूमत भी आनी है। आप रास्ता नहीं इनका रोक सकते। पाकिस्तान में अवाम का रास्ता कौन रोक सकता है? ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक के बाद एक ज्यादती होती है और बड़ी सख्त ज्यादती हो जाती है। पहले उन्होंने एक इसराइल के खिलाफ ट्वीट किया, बहुत डांट टपट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। ख्वाजा साहब के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला बन गया। अब देखें ना, मुझे इस बात पे एतराज नहीं है कि ख्वाजा साहब क्या ट्वीट करते हैं और क्यों डिलीट करते हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि एक वजीर दिफा की एक इज्जत होती है, एक मुकाम होता है। ख्वाजा साहब इतनी दफा मेंबर कौमी असम्बली बने, आखिरी 3 मरतबा तो मुतनाज़ ही बने, उनको जबरदस्ती बनाया गया। 2013 में भी उनकी सीट मुतनाज़ थी, 2018 में भी मुतनाज़ थी, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो जनरल बाजुआ से कह के सीट ली है और इस मरतबा तो खाना ही खराब हो गया। ख्वाजा साहब जो है वो उस्मान डार की वालदा से बहुत बुरी तरह रेहाना डार साहिबा से इलेक्शन हारे थे। बहरहाल फिर भी वो एमएनए बन के बैठ गए। इतनी दफा कोई बंदा एमएनए रहा हो, मिनिस्टर रहा हो और उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए या ऐसे ट्वीट एंड डिलीट हो और इस तरह की चीजें हो तो ये बड़ा मायूब होता है। जो चीज मुझे पता चली मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं सख्त उसकी मजम्मत करता हूं। नादरीन, यहां पे अल जजीरा ने एक खबर चलाई ख्वाजा आसिफ के हवाले से। मैंने पिछले वीलॉग में आपको कह दिया था क्योंकि मैंने भी इन्हीं अखबारात को पढ़ा हुआ है। तो अल जजीरा ने खबर चलाई थी, ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट चलाया था, अल जजीरा इंग्लिश के अकाउंट पे आया था कि वी हैव अ क्लियर स्टांस दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, कि हमारा बड़ा क्लियर मौकिफ है कि ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सेज दैट ही डज नॉट believe that Islamabad should join the Abraham Accord, normalizing relations with Israel, reports Indian media। वो कहते हैं इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा, इसको ज्वाइन नहीं करेगा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। अच्छा, अब जनाब अल जजीरा की तरदीद भी आ गई। अब आप ये देखें ना कि ख्वाजा आसिफ के खाते में इतना प्यारा स्टेटमेंट गया कि हम अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे लगा कि बड़ा गैरतमंदाना स्टेटमेंट दिया वजीर दिफा ने और इस स्टेटमेंट के और इस क्लिप को लेकर बहुत इसको वायरल भी किया गया। ये जो एक स्क्रीनशॉट है, इस स्क्रीनशॉट को बहुत वायरल किया गया, बताया गया दुनिया को, देखेंगे स्टांस ले लिया ख्वाजा आसिफ ने। अब अल जजीरा इंग्लिश को राब्ता किया गया तो उनको बेचारों को अपनी ये ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। अब वो क्या लिखते हैं, ए नाउ डिलीटेड अल जजीरा इंग्लिश एक्स पोस्ट mistakenly quoted Pakistan's defense minister on the Abraham Accord. There is no record of him having made that statement. वो कह रहे जी हमें ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ की हवाले से जो हमने एक लगा दी थी हमें डिलीट करनी पड़ी है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, और इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। जिस बयान के ऊपर इतरा रहे थे, चौड़े हो रहे थे, वो बयान ही नहीं है बीच में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को, नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, बिलावल जरदारी को, मरियम नवाज को, इन सबको बहुत शौक है ना स्टेटमेंट्स देने का। तो ये बयान देना कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत मुतालबा किया, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटमेंट दे रही है। अब ये फैसला कि पाकिस्तान ने क्या ज्वाइन करना और क्या नहीं करना, ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप या आसिम मुनीर तो नहीं करेंगे ना। ये फैसला तो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के अवाम या उनकी मुंतखब हुकूमत करेगी। अब अवाम की मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, तो जो हुकूमत है कम से कम वो आगे बढ़ के स्टेटमेंट दे। लेकिन जो शख्स इस हुकूमत को लेकर आया, उस शख्स की मंशा के बगैर, तो उसकी मर्जी के बगैर तो ये हिलते भी नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पे नादरीन अमेरिका में बड़ा खौफनाक इल्जाम लगा दिया और वहां के एक बड़े शानदार अखबार ने लगा दिया। ये बहुत पुराना अखबार है अमेरिका का, बल्कि सबसे पुराने अखबारात में से एक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा
और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बाद में जवाब भी दिया बड़े अजीब तरीके से, लेकिन इसको गद्दारी करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी कर रहा है ईरान के साथ। वो कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान के साथ ट्रंप का जो मुजव्वजा मुआहिदा सामने आ रहा है ये गद्दारी के मुतरादिफ है, और ये बहुत बाअसर अमरीकी अखबार है। इसने इसका जो एडिटोरियल है या इदारिया जो लिखते हैं वो लोग, उनकी टीम ने ये इदारिया मुश्तरका तौर पर लिखा और इन्होंने कहा जी ट्रंप इंतजामिया का ईरान के साथ जो मुतवक्का मुआहिदा है इसका जो मंसूबा है यह गद्दारी और फरेब है। इस टीम का जो इदाराती टीम है अखबार की, उसका यह मानना है कि इस बात का खतरा मौजूद है कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जौहरी मुआहिदे पर दस्तखत होने से पहले ही तेहरान पर से दबाव कम कर देगा। वो कह रहे हैं जी इसमें आप दबाव कम कर देंगे ईरान के ऊपर से तो वो जौहरी मुआहिदे के ऊपर आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे या वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाबंदी खत्म करते हैं और ईरान को माली सहूलतें जैसे उसके असासे बहाल करना ये चीजें करते हैं तो फिर आप ईरान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये इक्तसादी इमदाद होगी ईरान की और वो अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा, जो कि एक हकीकी गद्दारी होगी। ईरानी अवाम से ज्यादा अमरीकी मफादात के साथ ये गद्दारी होगी। ये बात अखबार ने बड़ा खुलकर लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि अगर ईरान को दोबारा आजादाना तौर पर तेल बेचने की इजाजत मिल गई तो तेहरान पर असरअंदाज होने का वाहिद बकिया हरबा सिर्फ एक नई जंग की धमकी ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे। अगर वो तेल बेचना शुरू हो गए तो वैसे तो वो बेच रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी खुलेगी तो सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान हथियार डाल दे, तस्लीम कर ले कि उनकी बैरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है और फिजाइया अब मौजूद नहीं रही, और अगर इनकी पूरी फौज तेहरान से बाहर निकल आए, हथियार गिरा दे और हाथ उठाकर कहे कि मैं हथियार डालता हूं, मैं हथियार डालता हूं, ये चिल्लाती हुई सफेद झंडा लहराती फिरे, और अगर इनकी बाकी मानदा क़यादत तमाम जरूरी सरेंडर दस्तावेजात पर दस्तखत कर दे और अमेरिका की अजीम ताकत के सामने शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, करप्ट और अब गैर मुअस्सर CNN और दीगर फेक न्यूज मीडिया यही सुर्खी लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुके हैं और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अब डेमोक्रेट्स के साथ साथ मीडिया से भी लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचीव करने गया था ईरान में उसमें से कुछ भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां रजीम चेंज करके अपना पहलवी लेकर जाना था, नहीं हो पाया। ईरान को तोड़ना था, नहीं हो पाया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना था, नहीं हो पाया। 70% अभी भी मौजूद है अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक। ईरानी बहरिया को तबाह बर्बाद करना था, वही बहरिया अभी भी अमेरिका के साथ वहां पे लड़ रही है। आपने हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीजें उनका एटम बम के हवाले से था, बल्कि वो आपने हुर्मुज़ भी बंद करवा ली पकड़ के। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया अगर बाद में मुज़ाकरात ही करने और कोई टारगेट वो अचीव ना कर पाए तो? जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद ठीक होती है। अब मीडिया तनकीद करता है, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के ऊपर चढ़ जाता है और मीडिया ने अब इसको गद्दारी करार दे दिया है। दूसरी जानिब ये मीडिया गद्दारी क्यों करार दे रहा है, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि इसराइल का ना बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका में और अमेरिकन की सोच के ऊपर। खासतौर पर अमेरिकन मीडिया के अंदर भी इसराइल का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन मीडिया मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो बोलता और सोचता और जो बात करता है उसमें कहीं ना कहीं इसराइली लॉबी का कोई किरदार जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल यकतरफा हो जाए। देखें, कई मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल किया। कई सियासतदान भी ये बात कहते हैं, लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा कि छोटा सा मुल्क है इसराइल और वो सुपर पावर की बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। अभी वहां पे एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, नेतन्याहू ने ली और उसके साथ उसके सारे वज़रा बैठे हुए थे और बड़े हार्डलाइनर से इन्होंने बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए। लेकिन उनके वजीर खजाना ने कहा कि हमें व्हाइट हाउस में ऐसी सपोर्ट कभी भी नहीं मिली जो टीम हमें अब व्हाइट हाउस में मुयस्सर है, और जो उन्होंने हमारे लिए किया वो इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया और शायद आइंदा भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने नेतन्याहू को इसका सहरा बांधा कि नेतन्याहू वो आदमी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया और अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर साथ लेकर आया और अपने साथ लड़ने के लिए उसको साथ खड़ा किया। ये नेतन्याहू को उन्होंने क्रेडिट दिया। बहरहाल
एक दबाव नेतन्याहू के ऊपर यह भी डाला गया कि कुछ ना कुछ करके अमेरिका को दबाव डाला जाए कि वो इस किस्म का मुआहदा ना करे जिस किस्म के मुआहदे की खबरें बाहर आ रही हैं। अब ये बड़े सख्त मौक़िफ़ हैं जो लिए गए हैं इसराइल के अंदर से। इसराइली वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी, ये कौमी सलामती के वज़ीर हैं, बैन गवीर, ये वही वज़ीर है मेरे ख्याल में जो जाके वीडियो एक जारी कर दी थी, वो फ्रीडम फ्लोटिला वाले जो गए हुए थे, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कारकुन, उनके साथ जो जुल्म हुआ था। तो अब ये कहते हैं जी हिजबुल्लाह के हमलों पे इन्होंने बयान दे दिया। इन्होंने कहा जी मैं नेतन्याहू से मुतालबा करता हूं कि ट्रंप को फ़ोन करें या उनके पास जाएं, उनके सामने मेज़ पर हाथ मारें और जोर देकर कहें, ये वाजे कर दें कि रियासत अमेरिका ये सब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। देखिए, इसराइल में नेतन्याहू के ऊपर दबाव तो बहुत आ रहा है। उस दबाव को मैनेज करने के लिए बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं गजा पे और लबनान पे। अभी लबनान पे जो हमले रिपोर्ट हुए, थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, 31 लोग शहीद हुए गुज़िश्ता 24 घंटों में। इसी तरह गजा में एक बड़ी मसरूफ जगह के ऊपर गली में जहां पे बकरा ईद की कुर्बानी और ये वो चीज़ें, वो इकट्ठे होते हैं लोग, तो वहां पे भी हमला किया गया। वो बड़ा शदीद हमला था और उसके अंदर अभी जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, प्रॉपर खबरें हमारे पास नहीं आई। तो गजा पे या लबनान पे इसराइली अटैक बहुत तेज़ हो गए हैं। शायद वो ईरान के साथ लड़ाई में जो सुबकी हुई है उसको मिटाने के लिए या उस खिफ़त से जान छुड़ाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये हमले तेज़ कर दिए हैं। दूसरी जानिब रूस ने नाज़रीन यूक्रेन के ऊपर अटैक एकदम बहुत तेज़ कर दिए और वो कीव के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं और हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। रशिया ने कुछ खतरनाक बयानात भी दिए हैं, वहाँ लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी अपना हमला आप निकाल दें। यूरोपीय यूनियन को भी उन्होंने कहा जी अपने अपने ममालिक के जो सफ़ीर हैं आप वो यहाँ से ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे अब हमले तेज़ कर देंगे। इन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हम जवाबी कार्रवाई में बड़े शदीद हमले करने वाले हैं। तो एक तो रशिया जो है वो उसके यूक्रेन के ऊपर अटैक बहुत तेज हो गए हैं। दूसरी जानिब ईरान की वजारत खारजा ने खबरदार किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में अमेरिका की जानिब से जो कुछ भी हुआ है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारे ऊपर हमले जारी रहे और हमें मजबूर किया गया तो हम बहुत शिद्दत के साथ वापस हमले करने पर मजबूर हो जाएंगे। ईरान दावा कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 25 जहाज गुजरे और वो सारे के सारे ईरान की इजाज़त से नए तरीक़ाकार के तहत गुजरे हैं, जबकि अमेरिका जो है वो इसके बरक्स दावा कर रहा है कि नहीं, ईरान का कंट्रोल अब वहाँ पे नहीं है और वो अपनी मर्जी से वहाँ से बहरी जहाज गुजर रहे हैं। लेकिन ईरान बाकायदा सबूत भी देता है, खबरें भी चलाता है, वो ये बताता है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अब भी पूरा कंट्रोल ईरान का है। नाज़रीन, इन चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फरमाए। मेरी एक गुजारिश है कि कोशिश करें कि कुर्बानी की इस ईद पे आप उस कुर्बानी को याद करें जो हकीकी जज्बा है कुर्बानी का, और जो कुर्बानी हमेशा हक मांगता है, उस कुर्बानी के जज्बे को ज़रूर याद रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।